नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। आज एक और नया सेट लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। अभी तक हम आरआरबी एनटीपीसी जो हमारी मैथ की सीरीज है, जहां पर हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं जो भी सीबीटी 1 के अंदर आए थे, तो लाइन से हम कर रहे हैं। 28 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था और आज का जो पेपर है, अभी तक हम 47 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 48 है, जो कि 29 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो इससे पहले वाले यदि आप सेट करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल नंबर 9 है और उसके अंदर दिया गया है कि वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स में आपकी तैयारी को और स्टूडेंट से बेहतर बनाने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर टेस्ट बुक पर ऑफर चल रहा है मॉक टेस्ट के लिए, जहाँ पर सारे एग्जाम्स यानी 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें यदि आप TTG के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये का डिस्काउंट मिलने पर इस डील को आप 280 रुपये में ग्रैब कर सकते हो। ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। इस कूपन कोड की सहायता से ये 10 से 14 दिसंबर तक ऑफर है, तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर लाभ उठाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है, यानी 50% तैयारी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने पर 100% आप अपना स्कोर यहाँ पर बढ़ा सकते हो। और एग्जाम पैटर्न और सेम डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से सवाल हैं जो मैथ के पूछे गए, उनका क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। 4.17 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड के अंदर लिखिए। किस प्रकार से लिखोगे? देखो, तो यहाँ पर जो 4 है, 4.17 है हमारे पास, तो 4 तो क्या हो गया, घंटे हो गए। अब जो पॉइंट वाला है उसको हम क्या करेंगे, घंटे को मिनट में बनाने के लिए 17 पॉइंट है, इसको हम मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 छिके कितना होता है, 85, 102, ये आ जाएगा 10, 20। और दो स्थानों के बाद पॉइंट है, तो यहां पर हमारे साथ वैल्यू आ चुकी है 10.20। तो यहां से 10 तो हमारे पास अब हो चुकी है मिनट। अब बचा है पीछे 0.20, तो 0.20 को अब हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 0.20 को फिर वापस आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपका कितना आएगा, अब आपका 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। पॉइंट कितने स्थानों के बाद, 2 स्थान के बाद, तो 2 के बाद लगा दिया। तो ये 12 हमारे क्या हो चुके हैं, यहां से सेकंड हो चुके हैं। तो अब हमारे पास देखो पॉइंट के बाद में कुछ नहीं बचा है, तो 4 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड हो गए। ऑप्शन नंबर यहां से हमारा 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 के अंदर क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज के कोण 4, 9, 11 और 12 के अनुपात में है। सबको यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है, ये 13, 11, 12, अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अब हमें पता है कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। यानी कि 36 की वैल्यू 360 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। सबसे बड़ा कोण कितना अनुपात है, 12 अनुपात है। सबसे बड़ा कोण ही पूछा ना, सबसे बड़े कोण का मान बताइए, तो सबसे बड़ा कोण का अनुपात कितना है, 12 अनुपात है। 1 का मान 10 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहां से 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 11, राम अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है और श्याम उसे 30 दिन में कर सकता है। ये राम है और ये श्याम है, तो हमें क्या निकालना है, वे एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये पूछा है। तो टोटल काम निकालते हैं तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 20 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 30 को 60 से दोगे तो 2 आएगा। यानी कि राम एक दिन में 3 बनाता है और श्याम एक दिन में 2 बनाता है। तो दोनों मिलकर टोटल कितनी बनाएंगे, 5 बनाएंगे। टोटल काम कितना है, 60 है। तो कितने दिन लगेंगे, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो टोटल काम बटे उनकी इफिशियंसी आ जाएगी। टोटल काम कितना है, 60 है, और इफिशियंसी कितनी है कि 5 है, तो भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। यानी उनको 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर यहां से 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 12, सचिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी को तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाते हुए प्रारंभ पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के 2 मानों तक ज्ञात करनी है। देखो, एक स्थान ये, दूसरा स्थान ये मान लिया उसका घर है, वो घर से ऑफिस जाता है, किससे, कार से जाता है, और वापस ऑफिस से घर को आता है, स्कूटर से आता है।
कार की चाल आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी और स्कूटर की चाल आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब हमें क्या करना है, औसत चाल निकालनी है। दूरी दोनों बराबर है इसलिए हम औसत चाल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला रखोगे औसत चाल का, 2 इंटू S1 इंटू S2। S1 और S2 हमारी चाल है, यहां पर नीचे आ जाएगा S1 प्लस S2। इस प्रकार से वैल्यू रखोगे 2 इंटू 80 इंटू 50 बटे 80 को 50 से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जीरो से तो देखो जीरो कट जाएगी, बाकी कुछ भी कट नहीं रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 10, 800 आ जाएगा और नीचे 13 आ जाएगा। अब 800 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 800 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 छिका 78, 78 गया, 6 बार गया, 2 बचा 20, यानी 13 में 20 का भाग अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, गया, कितना बचा, 7 बचा। अब 7 में 13 का भाग जाता नहीं है तो पॉइंट लगा दिया, जीरो उतर गया। 70 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 70, 13 5 65, तो 5 बार जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास। तो ये देख लो किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ से एक आ रहा है। एक स्थान यदि वो पूछे और निकालना है, वैसे तो देखो आपको दो ही वैल्यू निकालते पता चल जाएगा, 61 आ गया है तो आप दो से ही निकाल सकते हो, आगे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोणों का अंतर 36 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, हम जानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग एक बहुभुज में कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपको इनका अंतर दे रखा है, कितना है, 36 है। अब हमें क्या करना है, इस बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से आप घटाओगे तो 144 आएगा, बाई 2 करोगे, यानी बी का मान कितना आ जाएगा, घटाकर आप आधा कर दो, 144 आएगा। 144 को आप आधा करोगे 2 से, यानी कि भाग देने पर बी का मान 72 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एक बहिष्कोण का मान कितना आ चुका है, बहिष्कोण का मान 72 आ चुका है। अब हमें पता है कि बहिष्कोण यानी कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो नंबर ऑफ भुजाएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बाहर का कितना है, योग 360 है और एक कोण कितने का है, 72। तो जब आप 72 को भाग दोगे इससे तो आपके पास नंबर ऑफ संख्याएं कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 14, ए और बी का लेस है, सी दे रखा है आपको और में से निकालना है, यानी कि दो संख्या दे रखी है आपको, ए और बी। हम जानते हैं कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीपल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। हमारे पास एक संख्या क्या दे रखी है, ए, दूसरी संख्या आपको बी दे रखी है, एलसीएम आपको सी दे रखा है और एचसीएफ पूछा है आपसे। ठीक है, एचसीएफ पूछा है आपसे, तो एचसीएफ की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। इस सी को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इंटू बी बटे सी, इस प्रकार से आ जाएगी, क्योंकि सी को मैं इधर नीचे ला चुका हूं। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए बी बटे सी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 16, एक और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो 1 से लेकर 700 के बीच पूछी गई है, तो 700 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितनी बार भाग जाता है। अब देखो 17 को आप जब आप भाग दोगे इसके अंदर तो 17 5 85 होता है, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 68, फिर 2 0, 20 बचा, 20 में एक बार जाएगा, 41, 20, अब 3 बच चुका है, अब आगे भाग नहीं जा रहा है। तो कितनी बार भाग गया 17 का, लगभग 41 बार भाग गया। उसके बाद में कुछ शेष बच गया, उसको हमको काउंट नहीं करना है, बस पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 41 बार जा रहा है। तो 41 हमारा ऑप्शन होगा कि 41 ऐसी संख्या है जो पूरी 17 से विभाजित होगी 700 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 20, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14 और 28 से विभाजित है और एक पूर्ण वर्ग भी है, यानी कि वो एक वर्ग है। तो आप क्या करोगे, देखो एक तरीका तो ये है कि आप है ना इनका 10 का भाग देकर देख लो, 14 का भाग देकर देख लो, 28 का भाग देकर देख लो ऑप्शन में कौन सा कट रहा है, और साथ में वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, यानी वर्ग होना चाहिए। एक तरीका तो ये, तो देखो जैसे ये 10 है तो सब में 0 0 आ रहे हैं, यानी कि 10 का भाग सब में जाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम देखते हैं कि है ना 14 का भाग किस में जाता है,
तो 14 का भाग पहली में जाता है, 196 14 का वर्ग होता है, इसमें भी जाएगा। इसकी यदि बात करें 186, तो इसके अंदर देखो 14 का भाग नहीं जाएगा, तीसरे ऑप्शन के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट चुका है। फिर चौथे ऑप्शन में 14 का भाग जाएगा, ठीक है, तो इन तीन ऑप्शन में जा रहा है। अब हमारे पास 28 से और चेक करना पड़ेगा। तो 28 में क्या होता है, एक तो देखो 7 होता है और एक होता है 4 होता है, ठीक है। तो देखो 7 से ये जा रहा है, 7 से तो देखो, मगर ये 4 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी जा रहा है। अब देखो इसमें यदि मैं 4 से भाग देता हूं, ये तो भाग जा रहा है, 28 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है। तो देखो 28 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो ये हो सकता है हमारा। अब इसके अंदर यदि बात करें, तो इसके अंदर देखो पीछे 2 जीरो है, यानी ये 4 से जाएगा ये, और 196 के अंदर 7 का भाग जाता है, तो इसके अंदर भी 28 से भाग जा सकता है, और इसके अंदर भी 28 से भाग जा सकता है। अब देखो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो जब आप 100, देखो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर 1 है 140, मगर ये संख्या क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है कि एक वर्ग नहीं है, 140 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन कट चुका है। अब देखो चौथा ऑप्शन, इसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, ये चौथा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यदि ये भी नहीं दिया होता आंसर में, तो फिर हम 2 को, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, उसको टिक करते। चौथा ऑप्शन क्यों हुआ, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी है और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप है ना इन तीनों का एलसीएम ले लो। ये तो बात हुई ऑप्शन से। अब देखो दूसरे मेथड की बात करते हैं, तो क्या करोगे, आप इनका एलसीएम ले लो। तो 10 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 और 5 के अंदर टूटता है, जब हम 14 को तोड़ते हैं तो 2 और 7 के अंदर टूटता है, और ये टूटा। तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर लोगे आप, इनका एलसीएम कितना आएगा, आप जब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 28 और 5 140 आ जाएगा, इनका एलसीएम 140 आएगा, ठीक है। अब देखो कि ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 140 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो जब हम 140 के टुकड़े करते हैं, तो देखो एक तो आप क्या टुकड़े करोगे इसके, 140 के जब टुकड़े करोगे तो ये 28 से 5 बार भाग जाता है, हमें ये पता है। 28 को अब और तोड़ लो अभाज्य संख्याओं में, तो मैं यदि तोड़ता हूं तो 4 इंटू 7 आते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 7 और 1 5, इसमें टूट गया। अब देखो 2 का स्क्वायर है, तो ये तो एक स्क्वायर बन चुका है, लेकिन 7 एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको स्क्वायर बनाने के लिए एक 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 5 एक ही बार आए हैं। यानी कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 5 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यानी कि हम 140 को यदि मैं ना 35 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वही संख्या होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो अब देखो 14 5 कितना होता है, 1 जीरो तो पहले से है, और 14 5 70, 7 आई हासिल, 14 थी 42 और 7 49। तो इस प्रकार से भी आप ऑप्शन ला सकते हो, ये आंसर आपका 4 आ जाएगा। 47। अब सवाल नंबर 27, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, चाहे आज बात कर लो 5 वर्ष अधिक रहनी है, चाहे बाद की बात करोगे 5 साल बाद भी 5 वर्ष अधिक रहनी है, 10 साल बाद भी 5 वर्ष अधिक रहनी है, 5 साल या 4 साल पहले भी 5 वर्ष, यानी कि रवि हमेशा अपनी पत्नी से 5 साल बड़ा ही रहेगा। तो इस लाइन को तो हम लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, जब भी ऐसी लाइन दी हो कि वो उससे 5 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, तो इस लाइन को एक बार छोड़ दो आप, क्योंकि इसका यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। अब आगे पढ़ो, उसकी आयु, जिसकी आयु, यानी कि पत्नी की आयु की बात कर रहा है अब, कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु यानी पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुना है, पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुना। अब गुना वाला हमको क्या करना पड़ता है, पहले ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो पत्नी, ये पत्नी थी उसकी, यहां पर रवि लिख देते हैं हम, और यहां पर पुत्री लिख देते हैं। पत्नी क्या है कि 5 गुना है किसकी, पुत्री की, यानी कि पुत्री 1 है तो पत्नी हो गई, एज 5 हो जाएगी उसकी। अब देखो 3 वर्ष पहले उसकी
पुत्री की आयु 4 थी, ठीक है। पुत्री की आयु 3 वर्ष पहले यदि 4 थी, तो 3 वर्ष बाद कितनी, यानी वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इससे हमें पता चल चुका है कि 1 की वैल्यू 7 आ चुकी है। देखो कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 दे रखी है, वर्तमान में क्या होगा, 3 आप जोड़ दो, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, यानी पुत्री की वर्तमान में आयु कितनी है, 7 है। तो पत्नी की कितनी हो जाएगी, यदि 1 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो यानी कि पत्नी की आयु 35 आ चुकी है। अब इस लाइन का यूज कर लो कि रवि की आयु पत्नी की आयु से कितनी अधिक है, 5 अधिक है। यानी पत्नी की आयु 35 है तो रवि की आयु 5 अधिक कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 29, ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है, फिर बी उसे 24 दिनों में पूरा कर देता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए एक काम को करता है 30 दिन में, माना कि ए है ना क्या करता है कि एक वस्तु बनाता है, कोई भी वस्तु मान लो आप, तो ए एक वस्तु को कितने दिन, एक क्या करता है, एक दिन में एक वस्तु बनाता है, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो 30 दिन में कितनी वस्तु बनाएगा, 30 वस्तु बनाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास, टोटल काम आ चुका है। क्या आ चुका है, ये टोटल काम निकाल लिया हमने। और हमें पता है कि ए एक दिन में कितनी बनाता है, एक वस्तु बनाता है। अब देखो ए ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया है, तो कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ, 6 का हो गया। बचा हुआ काम कितना रह गया, 30 में से 6 वस्तुएं बना चुके हैं, तो कितनी बच चुकी है, 24 बच चुकी है। यानी कि 24 काम अभी बाकी है, 24 वस्तुएं जो भी बनानी है वो अभी बनानी बाकी है। अब काम बी करता है और बी उसे कितने दिनों में पूरा कर देता है, 24 दिनों में पूरा कर देता है। तो रिमेनिंग काम कितना था, 24, और 24 दिनों में ही पूरा कर देता है। यानी कि बी भी एक दिन में एक ही वस्तु बनाएगा, तभी तो 24 दिन में 24 बनाएगा। इसलिए बी की भी इफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है कि वो भी एक वस्तु एक दिन में बनाता है। अब हमारे पास देखो पूछा है कि यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। अब देखो दोनों का काम, टोटल काम हमारे पास कितना है, 1 इंटू 30, यानी कि 30 है टोटल काम। ऊपर तो टोटल काम लिखते हैं, नीचे इफिशिएंसी। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए भी एक दिन में एक काम करता है और बी भी एक दिन में एक काम करता है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे। तो 2 से आप जब डिवाइड करोगे इसे तो 15 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहां से 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 30 में क्या दिया गया है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है। अब देखो 2401 किसका अंडरूट होता है, 2401 किसका अंडरूट होता है, आप कैसे निकालोगे। आप देखो 50 के पास वाले अंडरूट के लिए ये ध्यान रखिए कि 50 का अंडरूट कितना होता है, 2500 नहीं, 50 का वर्ग कितना होता है, 2500 होता है, ठीक है। अब इससे जब कम चलते हैं या इससे ज्यादा चलते हैं, जैसे 49 आ गया, 48 आ गया, 47, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो 25 था तो 49 का कितना हो जाएगा, एक कम कर दो 24, आगे तो 48 का कितना हो जाएगा 23, ऐसे एक एक कम करते चलना है। 47 का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखो 49 50 से कितना कम है, एक कम है, तो हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए लिख दिया। और 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04 लिख देंगे। और 47 है जो 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 09 आ जाएगा। तो ये आ चुका है 49 का स्क्वायर, ये 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, इस प्रकार से है। यदि आपको 51 का पूछ लेता तो क्या करते हम, यहाँ पर 25 आपको एक बढ़ाना पड़ता 26, और कितना ज्यादा है 50 से 51 एक ज्यादा है, तो पीछे एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो 26 0 1 हो जाएगा। तो 50 के पास वाले स्क्वायर हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो हमें पता है 24 0 1 दे रखा था, तो हमें यहां से पता चल चुका है कि ये 49 इसका वर्गमूल होगा, ठीक है, बटे x आ जाएगा बराबर x, और 625 है ना, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का क्या है स्क्वायर होता है, तो ये तो 625 ही है एक बार। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब इनको आपस में आप क्या करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो और इधर क्या आएगा 49 आ जाएगा, इंटू 625 आ जाएगा। अब आप क्या करो, अंडरूट लोगे ना इसका, तो यहां से तो x आ जाएगा,
49 का अंडर रूट लोगे तो कितना 7 आ जाएगा, और 625 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और देखो अंडर रूट के अंदर यदि 2 के बाद है तो पॉइंट केवल 1 के बाद बाहर रहेगा, तो 2.5 हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे 2.5 का तो 6.25 आएगा। हमने अंडर रूट किया है तो ये आ चुका है। तो x का मान हमारा कितना आ चुका है यहाँ से 175, या फिर हम कहें 17.5, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो x का मान हमारे पास कितना आ चुका है 17.5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 32 के अंदर क्या दिया गया है आपको, देखो सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है, इसका मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। इस एक सवाल के अंदर आपसे 3 सवाल पूछ लिए गए हैं। कैसे, देखो सबसे पहले तो ये मान दिया गया है, इसको सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पर देखो 35 है और यहाँ पर 55 है, तो इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है 90 आता है, 90 आता है ना। तो हम इसको यदि इनका 90 आता है, अब देखो ये कोट 55 है, मैं इसको tan 35 भी लिख सकता हूं। कैसे, देखो कोट 55 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 90 माइनस 55, 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 लिख सकता हूं। 90 में से 35 घटाओगे तो 55 ही आएगा। अब कोट में यदि कोट है और 90 माइनस 35 करोगे तो क्या बन जाएगा ये tan, क्योंकि 90 है इसलिए चेंज हो जाएगा, tan हो जाएगा, यानी कि tan 35 हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 35 आ चुका है, तो यहां से मान क्या आ जाएगा, एक tan 35 पहले से था और कोट 55 का मान कितना हो चुका है tan 35 हो चुका है, तो ये हो चुका है tan स्क्वायर 35। इसी प्रकार यहां पर यदि आप 35 का एंगल बनाते हो तो क्या हो जाएगा, 35 का एंगल बनाते हो तो क्या हो जाएगा, ये tan है 55 है ना, ये tan 55 कोट 35 में चेंज हो जाएगा इसी प्रकार से। तो यहां हम लिख देंगे कोट स्क्वायर 35, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, हमने 35 में क्यों रखा, क्योंकि हमको वैल्यू जो है 35 की दी गई है, यानी 55 की दी हुई होती तो हम 55 में चेंज करते हैं उनको। एक सवाल तो ये हो गया, पहला सवाल तो ये था। अब दूसरी चीज देखो आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे यदि मैं इसको x मानता हूं, ठीक है, यदि मैं इसको x मान लेता हूं, x मान लिया सॉरी दोस्तों, यदि मैं कोट 35 को x मान लेता हूं, तो यदि इनका स्क्वायर करोगे आप, इसका और यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 और उनका स्क्वायर कर कर जो घटाओगे यदि 1 आता है, तो मैं कहूंगा कि इसका एक कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और अंडर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आते हैं, और घटाने पर कितना आता है 1 आता है। जब भी यदि इनका स्क्वायर करके आप यदि घटाते और 1 आता है तो हम कहेंगे यदि x बराबर इतना है, x बराबर कितना है, देखो यहां लिख देता हूं, x बराबर यदि 2 माइनस अंडर 3 है तो इसका एक कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर 3 हो जाएगा। कॉन्जुगेट यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यदि x का मान ये है तो 1/x का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर 3 हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब इनका वर्ग कर कर घटाने पर 1 आए। तो ये आ चुका है हमारे पास। तो अब यहां पर भी देखो हमने क्या किया, कोट को तो हमने x माना है, तो tan क्या हो जाएगा, tan को हम लिख सकते हैं 1/कोट, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि tan स्क्वायर को आप क्या करोगे 1/कोट स्क्वायर के बराबर लिख दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसको हमने रख दिया है। अब हमें क्या करना है, आप क्या करो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। अब सवाल हमारा क्या बन चुका है, x प्लस 1/x बराबर यदि 4 दे रखा है आपको, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, ये सवाल बन चुका है। तो हमें पता है कि जब x प्लस 1/x बराबर k होता है तो इसका मान क्या हो जाता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है। k का मान हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 घटाओगे तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 3 हो चुका है। तो ये सवाल आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस एक सवाल के अंदर इन्होंने 3 सवाल दे रखे, थोड़ा सवाल बड़ा है। कि अब सवाल नंबर 34 में क्या है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर
घर में चाय के उपयोग में कितनी % कमी करनी पड़ेगी कि उसका बजट समान रहे। यानी कि देखो 20% का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में हम कहेंगे 1/5 होता है। यानी 5 से मूल्य बढ़कर कितना हो चुका है, 1 बढ़ा है, 5 पर 1 बढ़ा है तो कितना हो गया, 6 हो गया है। तो कितना कम करना पड़ेगा उसको, अपनी खपत का 1 कम करना पड़ेगा। अब की बार किस पर, 6 पर कम करना पड़ेगा। पहले इधर से इधर गए, अब इधर से इधर आए हैं, तो 6 पर 1 कम करना पड़ेगा, यानी कि 1 कम करना पड़ा किस पर, 6 पर, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आता है, 16 सही 2/3% के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से 2 हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 38। मिस्टर कुक ने एक पुस्तक को 14% के लाभ पर बेची। यदि उन्होंने इसे 5.40 अधिक में बेचा होता तो उन्हें 20% का लाभ होता। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है हमें। वो कह रहा है कि यदि 100 रुपए की पुस्तक है, क्रय मूल्य उसका यदि 100 रुपए है या 100% है, तो बढ़कर 14% लाभ हुआ है उसको, तो कितने में बेची है उसने, 114% में बेची है। कहने का मतलब ये। अब क्या है कि यदि वो इसको 5 रुपए अधिक में बेचता, 5.40 रुपए अधिक में यदि वो बेचता इसको, तो उसको लाभ कितना होता, क्रय मूल्य तो वही 100 है और अब की बार लाभ उसको 20% होता, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120% हो गया है। तो यहां से देखो 120 में से 114 घटाओगे तो कितना अंतर आ चुका है, 6%। और ये किसके बराबर आया है 6%, ये आपका 5.40 के बराबर होगा। यानी 5.40 रुपए कितने परसेंट के बराबर है, 6% के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 6 का जब इसमें भाग दोगे आप, 6 का भाग दोगे तो 9 आएगा और ये 0 आ जाएगा, 0.90 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। या हम 0.9 भी कह सकते हैं, 0 पॉइंट के बाद में हमें 0 काउंट करना कोई जरूरी नहीं होता है, यानी 0.9 भी कह सकते हैं हम। अब देखो, तो हमें कितने की क्रय मूल्य निकालना था, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू यदि इतनी है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.9 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 रुपए आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 39। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये आप जानते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को तोड़ता हूं। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको अब मैं तोड़ लेता हूं 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मैंने तोड़ लिया है, ठीक है। इस 5 को क्या किया, 4 और 1 के अंदर तोड़ लिया, तो एक तो आ गया 4 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो यदि इनमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इतना बचता है। और यहां पर एक बचा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इस ब्रैकेट का मान तो 1 हो चुका है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने अभी देखा है कि इसका मान 1 होता है। तो यहां से तो आया 4, अब बाकी बचा कोस स्क्वायर थीटा। अब वो कह रहे हैं कि अब सवाल में क्या पूछा गया, इसका न्यूनतम मान बताना है। तो हमें कोस थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, जब हम कोस थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, अब देखो जब हम कोस 0 रखते हैं, कोस थीटा बराबर 0 होता है तो कोस की वैल्यू आती है 1, ठीक है। इसके बाद में जब कोस 30 डिग्री रखते हैं तो मान कितना आता है, 30 डिग्री के ऊपर आता है √3/2। जब 45 होता है तो 1/√2 आता है। जब 60 होता है तो मान कितना आता है, 1/2 आता है। और कोस के अंदर जब 90 होता है तो मान कितना आता है, 0 आता है। कोस 90 का मान कितना आता है, 0 आता है। तो सबसे छोटा कोस के अंदर मान कौन सा है, ये वाला मान है, ठीक है, कि कोस 90 पर 0 आता है। तो यानी कि कोस का सबसे छोटा मान कितना है, 0 है। तो 0 रखोगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, 4 + 0 बराबर 4 आ जाएगा। तो ये बात कर रहा है कि वो इसका न्यूनतम मान बताना है। यदि अधिकतम बताता तो अधिकतम मान कितना है, 1 आता है कोस का, तो हम यहाँ पर 1 रख देते। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। यदि अधिकतम पूछता तो वो 5 हो जाता। सवाल नंबर 42। पहली 15 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है।
अब जब भी आपको देखो समांतर माध्य की बात करें, यानी समांतर का मतलब है उनका अंतर समान है, यानी कि पहली प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, फिर 2 आती है, फिर 3 आती है, तो इनका अंतर देखते हो तो आप समान है, हमेशा एक एक का अंतर चल रहा है। तो जब भी वो कहे समांतर माध्य बताइए इनका क्या है संख्याओं का, 2 से लेकर कह दे, चाहे 5 से लेकर 15 कह दे, 5 से लेकर 30 कह दे, मगर समान यानी उन संख्याओं के बीच में यदि अंतर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट संख्या और पहली संख्या, जो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका समांतर माध्य होगा। तो कैसे, देखो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 15 है, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा आपका 16/2 बराबर 8 आ जाएगा। तो ये समांतर माध्य आ चुका है 1। यानी कि जब भी आपको माध्य निकालना है और आपको अंतर यदि समान दे रखा है तो आप क्या करोगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे, वही आपका माध्य आ जाएगा। यदि अंतर नहीं समान है तो सबका हमको योग करना पड़ेगा और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सवाल नंबर 43 के अंदर क्या गया है, 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं, 5 का देखो यहां पर आपसे स्थानीय मान पूछा है, तो 5 के पीछे जितनी भी संख्या है उनको 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 जीरो। 5 के बाद में जितनी भी संख्या है तो कितनी जीरो हो चुकी है, 7 जीरो हो चुकी है। 5 × 10 की पावर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। सवाल नंबर 46। अब देखो 46 के अंदर क्या दिया गया, ये दिया गया है आपको, तो हमें इसको करना है देखो सॉल्व। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैंने क्या किया, y बराबर x, इस प्रकार से आपको कुछ दे रखा है। अब हमें क्या करना है, मैं इसको तो उधर ले जाता हूं, इस संख्या को तो बराबर के उस साइड ले जाता हूं और y को इधर लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 + a, क्योंकि मेरे से z का मान पूछा गया इसलिए मैं z वाली संख्या को एक साइड ले जा रहा हूं, एक साइड रख रहा हूं, तो मैं इसको इधर ले आया और दूसरी संख्या x/y इस प्रकार से लिख दी। अब देखो दोनों साइड यहाँ जो ऑप्शंस है उनके अंदर लोग आ रहे हैं, तो दोनों साइड अब आप लोग लोगे, तो इधर लोग लोगे, ठीक है, लोग e, और इधर भी लोग लोगे, तो दोनों साइड लोग ले लिया है अब हमने। अब लोग की प्रॉपर्टी होती है कि लोग के अंदर यदि पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो z हमारा आगे आ जाएगा, log e बचा 2 + a है यहाँ पर, और यहाँ पर log e x/y इस प्रकार से रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो log वाली संख्या है ये z के गुना के अंदर है, तो मैं इसको यदि ये इधर गुना में है तो दूसरी साइड भाग में जा सकती है, तो मैं इसको दूसरी साइड बराबर के लेके जाऊंगा तो ये भाग में चली जाएगी। तो ये log यहाँ तो x/y दे रखा है और बटे में क्या आ जाएगा, log e 2 + a आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये देख लो आप किस ऑप्शन में मिलता है आपको, तो z का मान देखो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये x/y और बटे log 2 + a मिल जाएगा आपको, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन 2 के अंदर क्या दे रखा है, ऊपर y, यहाँ पर देखो ये आप गलती से टिक मत कर देना, तो ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, यहाँ तो x/y है, यहाँ y/x दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो चुका है। सवाल नंबर 48 में क्या है, कुछ इस प्रकार से संख्याएं दे रखी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है देखो यहाँ पर 3.7 3.17 सेम संख्या यहाँ पर ऐसे दे रखी है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ इसको a मान लेता हूँ, आगे जो भी होगा देखेंगे, और इसको 9.12 को b मान लेता हूँ एक बार, तो ये क्या बन जाए, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो पहला तो क्या बन चुका है, a + b का होल स्क्वायर बन चुका है। दूसरे की बात करें तो a - b का होल स्क्वायर बन चुका है। नीचे यदि आप देखते हो तो a² + b² बन चुका है, इस प्रकार से बन चुका है। अब ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab आ जाएगा। दूसरे को भी यदि ओपन करते हो a² + b² - 2ab आ जाएगा, और नीचे आपके पास वही है a² + b², इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो ये और ये आपस में घट कर कट जाएंगे, बाकी जो बचे 2 बार a² और 2 बार b² है, तो दोनों 2 2 बार है, तो क्या हो जाएंगे, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो
2a² प्लस b², इस प्रकार से आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा a² प्लस b²। तो a² प्लस b², a² प्लस b² कट जाएगा आपका ऑप्शन दो, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। सवाल नंबर 50। अब देखो 50, 500 का 50% कितना होगा, यानी 500 का आधा कितना होगा, 250 होगा। तो 250 होगा, तो 2500 का 250 कितना होगा, 2500 का 250 कितना होगा। तो जब हम 10% निकालते हैं तो 2500 का 10% कितना होगा, 250 ही होगा, क्योंकि पीछे से एक जीरो हटा दो। तो ये हो चुका है 2500 का 10%। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहां से 4 हो चुका है। और सवाल नंबर 53, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रम से कितना बचता है, 4, 7 और 19 बचता है। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको इसमें से घटा लेते हैं। 4 घटाओगे 128 में से कितना बचेगा, 124 बचेगा। एक इसमें से आपको 7 घटाना है, 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 296 बचेगा। और इसके अंदर से 247 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, 19, 17, 30 बचता है, और 2 और घटाने हैं, 228 बचेगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देख लो कि कौन से ऑप्शन का भाग तीनों के अंदर जाता है। तो और बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में संख्या 7 है। तो 7 का जब आप भाग देके देखो कि सब में जा रहा है क्या, 124 में जब 7 का भाग देते हैं तो नहीं जाता है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो चुका है। इसके बाद में आता है ये 6। तो इससे बड़ा ऑप्शन, इससे छोटा ऑप्शन 6 था। 6 से देखो, अब 6 में क्या है, एक तो 2 आता है और एक 3 आता है, तो दोनों का चेक करो। सारी संख्याएं सम है, इसलिए 2 का भाग जाएगा। मगर 3 का जब आप चेक करते हो तो जैसे पहली संख्या चेक करोगे, सारे अंकों को जोड़ो, 1 और 2 जोड़ा तो ये आ चुके हैं 3, और 4 जोड़ा तो 7, और 7 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यानी कि इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट चुका है। इसके बाद 5 जब चेक करते हैं तो 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिनके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। और बाकी आप देखते हो कि लास्ट की यदि 2 संख्याओं में 4 का भाग जाता है तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 24 में जाता है, 96 में भी 4 का भाग जाता है, 28 में भी जाता है, तो इन तीनों में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो चुका है। सवाल नंबर 61, 6,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना है। अब दर देखो हमारी 1 साल की कितनी है, 10% दे रखी है, तो 2 साल की कंपाउंड दर कितनी हो जाएगी, 21% हो जाएगी। हम जानते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं कंपाउंड दर। तो ये हमारी हो चुकी है 21% हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, 2 साल की दर कंपाउंड आ चुकी है आपको 21%। अब सिंपल आपका परसेंटेज का सवाल बन चुका है कि 6,000 का 21% कितना होता है, ये निकालना है आपको। 6,000 का 21% कितना होता है, सिंपल सवाल बन चुका है। तो ये इससे कट जाएंगे। जब आप 6 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, और एक जीरो दे रखी है तो 1260 हो जाएगा। इसका ब्याज चक्रवृद्धि 2 साल का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 64, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यानी कि एक वर्ग की भुजा को यानी 3 गुना कर दिया, पहले 1 थी, 3 गुना कर दिया तो अब 3 हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से यदि पहले 1 थी अब कितनी हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी है। तो अब क्षेत्रफल क्या होते हैं, क्षेत्रफल भुजा ए है तो क्षेत्रफल a² हो जाएगा। 3 गुनी का मतलब 3 गुनी हो चुका है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 का 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में क्षेत्रफल 1 और अब कितना हो चुका है, भुजा 3 गुनी होने पर 9 गुना हो चुका है। तो अनुपात कितना आ चुका है, अब देखो अनुपात कितना आ चुका है, 1:9 आ चुका है। और हमसे पूछा देखो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग, यानी जो परिणामी बाद में आया है उसको पहले लिखना है और मूल वर्ग उसको बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से 9:1 हो जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना कि आपसे पूछा किस तरीके से, उसी प्रकार से आंसर लिखना है हमें। बाकी यही एक ही तरह का ऑप्शन था, इसमें 1:9 नहीं था, नहीं तो हम थोड़ा फंस सकते थे। यदि 1:9 दिया होता तो हमको चेक करना पड़ता, मगर यहाँ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1:9 सीधा आया, ये ऑप्शन में चेक कर लो कि इसमें आया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 67,
अब देखो साइन एक्स माइनस वाई बराबर इतना दे रखा है आपको, और कोस एक्स प्लस वाई बराबर आपको 1/2 दे रखा है। तो यहां से अब देखो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमें जो एक्स माइनस वाई दिया है, यदि साइन थीटा बराबर इतना है, ये किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, हम जानते हैं कि ये होती है हमारी वैल्यू 60 की वैल्यू होती है। तो x माइनस वाई हमारा 60 के बराबर आ चुका है, ये पता चल चुका है। और x प्लस वाई की जब बात करते हैं तो कोस ये भी 60 के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमारा x प्लस वाई भी 60 के बराबर आ चुका है, x माइनस वाई भी 60 के बराबर आ चुका है। तो ऐसा कब होगा कि दोनों के दोनों प्लस करने पर और घटाने पर भी दो संख्याओं को 60 के बराबर आ जाएगा, यानी कि दूसरी जो संख्या है वो 0 होगी, तभी ऐसा होगा। तो हमारे पास आ चुका है कि y है जो 0 है, तो y यदि 0 है तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। चाहे आप इस प्रकार से कर सकते हो, दोनों संख्याओं को जोड़ो, 120/2 करोगे तो x का मान आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। दोनों को घटाओ 0 और बाई 2 करोगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। इस प्रकार से भी कर सकते हो, मगर इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि यदि योग और अंतर दोनों बराबर है तो इसका मतलब एक संख्या 0 है और दूसरी 60 है। तो ये आ चुका है हमारे पास, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 72 में क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का योग 30 डिग्री, दो संख्याओं का योग 30 है, उनका गुणनफल दे रखा है 50, तो व्युत्क्रमों का योग पूछा है। आपको दिया हुआ क्या है, x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री दे रखा है, x इंटू वाई बराबर आपको कितना दे रखा है, 50। व्युत्क्रम होते हैं x 1/x और 1/y। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो नीचे x इंटू वाई आ जाएगा और ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 30/50 रख देना है वैल्यू, यहां से 3/5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 74 में देखो आपको ये दिया गया, यहां पर अच्छे से नहीं दिखाया गया, लेकिन यहां पर 4 के ऊपर बार है, केवल इस प्रकार से है, ये जो बार है केवल 4 के ऊपर है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जो पॉइंट से पहले होता है ना, उसको तो ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर प्लस प्लस, उसके बाद में क्या करते हैं हम, जो भी जितनी संख्याएं हैं, जैसे पॉइंट के बाद में 14 है, ठीक है, अब कितने के ऊपर बार नहीं है वो इस 14 में से घटा देंगे, इस 14 में से घटा देंगे, यानी एक नहीं है तो एक इस 14 में से आप घटा दोगे, और बटे में क्या करोगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखोगे। तो यहां पर एक संख्या के ऊपर बार है, 1 लिख दिया, और बार से पहले और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है, तो जितनी संख्या हो उतने 0 लिख दो। तो एक संख्या थी तो 0 लिख दिया, 1 0 लिख दिया है। अब आप इनको यदि सॉल्व करते हो तो ये 3 तो आ चुका है, और इनको सॉल्व करोगे तो 13 बट्टे कितना आ जाएगा, 90 आ चुका है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 सही 13/90, कि इसका मान और इसका मान बराबर ही होता है, कि इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 सही 13/90, नीचे आएगा 90। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। सवाल नंबर 77 में क्या दिया गया, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1000 है, तो कितने सालों में जनसंख्या बढ़कर इतनी हो चुकी है। तो देखो इसके 2-3 तरीके, आप किस तरीके से करना चाहो। अब मुझे ये पता है कि ये है जो 1000 है ना, वो क्या है, 10 का क्यूब है, और जो ये 1331 है ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 साल के अंदर, देखो 3 साल के अंदर इतने से, एक साल की बात करें हम इस प्रकार से देखो करते हैं, एक साल में क्या होता है, 10 बढ़कर 10% से, कि एक साल में इसको क्या लिखोगे आप, 10% को भिन्न में 1/10 लिखोगे, तो 10 से एक साल में बढ़कर कितना हो गया है, 10 से एक साल में बढ़कर कितना हो चुका है, ये हो चुका है आपका 11। 2 साल की बात करें तो इसका स्क्वायर कर दो, इधर इसका स्क्वायर कर दो, 100 121 हो जाएगा। 3 की बात करें तो इसका क्यूब कर दो 10 का, तो क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर 1000 हो जाएगा और इधर 1331 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 1000 से बढ़कर वो राशि 1331 हो गई, और ब्याज कितना है, इन दोनों को घटाने पर 331 आ जाता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यानी कि जितनी पावर आई,
10 से 11 हो गए और पावर कितनी है 3, तो ये कितने साल लगे हैं इसको बढ़ने में, 3 वर्ष लगे हैं, तो 3 वर्ष हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ये है आपके पास कि ये इसको इसमें से यदि घटाते हो तो 331 आते हैं, 331,000 का कितना परसेंट होता है ये आप निकालोगे तो 33.1 आता है, 33.1 आता है। और हमें पता है कि 10% से 33.1 कितना ईयर का कंपाउंड परसेंटेज होता है, तो ये 3 ईयर का कंपाउंड परसेंट होता है यदि आप 10 से निकालोगे तो। इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। और ये वैल्यू जो परसेंट की आपको 3 साल की याद होनी चाहिए, 33.1%, कि 3 साल का कंपाउंड ब्याज या 3 साल की कंपाउंड परसेंट है जो 10% से 33.1% होती है। ठीक है, यानी कि हम 1,000 का 33.1% डायरेक्ट यदि निकालते हैं तो वो 3 साल का ब्याज आ जाता है हमारे पास 331। इस प्रकार से भी देख सकते हो। और दूसरा फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। एक तरीका और है इसका कि जैसे राशि हमारे पास कितनी है 1,000 है, तो पहले साल का ब्याज निकालोगे आप 10% से कितना आएगा 100 रुपये आ जाएगा। दूसरे साल का 1,000 का तो 100 और इस 100 का 10 आ जाएगा। तीसरे साल की बात करो तो 1,000 का तो देखो 100 आ चुका है, इस वाले 100 का कितना आ जाएगा 10, इस वाले 100 का भी कितना आ जाएगा 10, और इस 10 का कितना 10% 1 हो जाएगा। इन सबको यदि आप जोड़ोगे जब भी 331 आएगा तो यहां से भी आप पता कर सकते हो कि ये 3 साल का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से क्या हो चुका है 2 हो चुका है। तो मैंने आपको इसकी सवाल के 3 तरीके बता चुका हूं। अब सवाल नंबर 81 है। अब यहाँ पर दिया गया है 19 की पावर 300 को जब 20 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। 19 की पावर 300/20 है, तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 300 है। ठीक है, 20 है, इस प्रकार से। अब क्या है कि देखो जितना हर में दे रखा है उतने के बराबर हमने लिखा, यानी हर हमारा 20 था इसलिए हमने 20 माइनस 1 लिख दिया है। अब 20 में तो देखो 20 का भाग जाएगा तो इस संख्या को हटा दो, बाकी क्या बचा 1 में नहीं जाता, तो -1 की पावर 300 इस प्रकार से लिख दो, -1 की पावर 300/20 ये हो चुकी है। ठीक है, अब जब भी पावर देखो सम होगी तो बाहर क्या आएगा माइनस से प्लस ही आ जाएगा, और जब पावर विषम होगी जब माइनस आएगा, जब सम होगी तब प्लस आएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर मान आएगा -1 की पावर 300 से 1 ही बचेगा, और नीचे कितना है 20, तो 1 में 20 का भाग जाता नहीं है। हम कहेंगे कितना शेषफल बचा है 1 शेषफल बचा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 82, एक वस्तु को 2400 रुपये बेचने में 20% का लाभ होता है, यानी परसेंट के अंदर वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है, 100% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%, यानी जो 120% की वैल्यू है रुपए के अंदर वो 2400 है। 2600 बेचने में उसको कितने परसेंट का लाभ होता है ये पूछा गया है आपसे। तो 120% की वैल्यू देखो, जो 2400 रुपये है उसकी वैल्यू कितनी है 120%, हम ये कह सकते हैं। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी है 120% बटे 2400, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अब यहां से देखो तो फिर 2600 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2600 की वैल्यू परसेंट के अंदर कितनी आ जाएगी 120% बटे 2400 इंटू 2600, तो 00 से ये 00 कट चुकी है। ठीक है, अब 12 से ये कट जाएगा, 24 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यहां पर एक 0 है अभी भी। अब 2 से ये 26 कितनी बार कटेगा 13 बार कटेगा, तो कितना आया 130% आ चुका है, यानी 2600 है जो कितने परसेंट के बराबर है 130% के बराबर है। तो इसमें से हमारा लाभ कितना हो चुका है, ये तो विक्रय मूल्य 130%, क्रय मूल्य 100% है, तो ब्याज जो है वो कितना, लाभ कितना हो चुका है 30% हो चुका है, लाभ 30%, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। तो ये हो चुका है। और सवाल नंबर 83 के अंदर क्या दिया गया है, जब क्रय मूल्य 950 है और विक्रय मूल्य इतना है तो परसेंट लाभ बताना है आपको। ठीक है, तो लाभ कितना आ चुका है, आप इसको इसमें से घटाओगे तो 50, यदि 1000 की बात करें तो 50 तो ये कम है 1000 से, और यहाँ पर कितना ज़्यादा है 140, तो हम कहेंगे 190 रुपए का लाभ हुआ है। इन दोनों को जब आप घटाओगे किस पर हुआ है 950 पर हुआ है,
परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जीरो से देखो ये जीरो कट चुकी है, 19 से जब 95 को काटोगे 5 बार जाएगा, यहाँ से 20% का लाभ आ चुका है आपके पास। कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 84, 7 का एक तो स्थानीय मान और एक आंकिक मान। स्थानीय मान क्या होता है? 7 का, 7 के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दो, 3 और इसकी जगह जीरो लगा दो, तो स्थानीय मान तो हो चुका है 700। आंकिक मान की पूछे तो वही अंकीय मान, तो 7 का आंकिक मान 7 ही हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 707 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से हमारा 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 85 में क्या दिया गया है? यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 25% की कमी की जाती है, यानी 25% की कमी की जाती है। अब हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई ये पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस कंपाउंड दर का जो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास त्रिज्या यदि 25% की कमी की जाती है, तो जो क्षेत्रफल होता है उसमें त्रिज्या का स्क्वायर आता है। देखो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर आया, बाकी तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो। त्रिज्या का स्क्वायर आया, यानी कि ये जो 25% है 2 बार। तो देखो हम किस प्रकार से करते हैं। अब ये क्या है कि कमी हुई है, यानी कि हम यहाँ पर -25 लिखेंगे। जब भी कमी होती है तो हम माइनस लिखते हैं, और जब भी वृद्धि होती है तो हम प्लस लिखते हैं। तो x का मान -25, y का मान -25। अब देखो इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 25 से, तो 625 आएगा बटे 100। अब देखो ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। और यहां पर देखो नीचे 2 है तो पॉइंट लग जाएगा प्लस 6.25। अब इसको इसमें से आप घटाओगे तो सबसे पहले 6.25 घटाने, हम 7 घटा देते हैं 43, और 25 था तो यहाँ पर 75 और बच जाएगा, तो 43.75 आ जाएगा। और बाहर माइनस है, बड़ा साइन माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस साइन आ चुका है। यानी कि क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है? 43.75। यानी कि जब त्रिज्या में 25% की कमी होगी तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? 43.25 होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कैसे है कि हम देखो हमारे पास कितना था? 25% थी, 25% की कमी हुई है रेडियस के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं भिन्न की बात करें, 25% का भिन्न में मान कितना होता है? 1/4 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ तो रेडियस है और यहाँ क्षेत्रफल r स्क्वायर हो जाता है। तो कमी इस प्रकार से देखो आप, ये रेडियस में क्या है? 4 पे 1 की कमी हो गई, ये बात कहेंगे हम कि 4 से ऊपर 1 है तो 1 की कमी हो गई है। तो कितनी हो गई? अब रेडियस पहले 4 थी, अब 1 की कमी होने पे 3 हो गई है। तो अब क्षेत्रफल में क्या आता है? रेडियस का स्क्वायर आता है, तो 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई है? 16 में से 9 कम कर दिया है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या है? तो हम यहाँ 16 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप जानते हो। अब देखो इनको घटाओगे तो कितना आएगा? 7/16 इंटू 100 आएगा, 7/16 इंटू 100 आएगा। अब 100/16 कितना होता है? 100/16 हम जानते हैं है सही 1/4 होता है, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 43 पॉइंट वही आ जाएगा 75, या हम कहते हैं 43.75 आ जाएगा आपका ऑप्शन। 43 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ये हो चुका है। तो ये दो तरीके आप किसी से भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 86 के अंदर क्या दिया गया है? दिए गए पाई चार्ट में 300 खिलाड़ियों द्वारा 5 अलग अलग खेलों का चयन किया गया, तो कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया गया है? अब देखो बॉक्सिंग वाला कौन सा है? ये वाला भाग है, तो इसमें यहाँ 25, 15 इन सब को जोड़ोगे और 100 में से घटाओगे तो ये 15% के बराबर आ जाएगा। ये भाग आपका कितना आ जाएगा? 15% के बराबर आ जाएगा। यानी कि 300 के 15% लोग है ना वो बॉक्सिंग को चयन करते हैं। जब आप निकालोगे तो यहाँ से 45 आपका आ जाएगा कि 45 खिलाड़ी बॉक्सिंग का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। और फिर 89 सवाल की बात करें
दिया गया आरेख दो कॉर्पोरेट निकायों ए और बी द्वारा वर्ष 2015 से 2018 तक अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। यानी कि जो ये वैल्यू दे रखी है 2015, 16, 17, 18, ये जो इनको लाभ हुआ है 15 में, 16 में, ये दिखा रखा है दो अलग अलग कंपनियों का। जो 2015, 16 के अंदर जो भी लाभ हुआ है 18 तक, वो लाभ दिखा रखा है, परसेंटेज के अंदर दिखा रखा है लाभ। अब क्या कहा गया है, यदि ए कौन सा है, ये ब्लू वाला है जो ए है, ए का व्यय 60 रुपए, ए का व्यय कितना है 60 लाख था। तो 2018 में ए की आय बतानी है। अब देखो कंपनी में क्या होता है, हम पैसा लगाते हैं यानी व्यय करते हैं, फिर हमको कुछ लाभ होता है, और वो क्या है, दोनों किसके बराबर, हम उस वस्तु को बेचने पर हमें आय होती है। यानी जितना पैसा लगाते हैं कुछ परसेंट उस पर लाभ होता है, तो ये टोटल मिलाकर हम कहते हैं कि हमारी आय है। तो यानी कंपनी ने कितना पैसा लगाया, 60 लाख रुपए लगाया, और उस पर कितना लाभ हुआ है, उसको 65% का लाभ हुआ है। तो कितना लाभ हुआ है, 60 का 65% उसको लाभ हुआ है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर आय के बराबर होंगे। तो 60 का 65% जब आप निकालते हो तो कितना आता है, तो एक जीरो से तो देखो एक जीरो कट जाएगी, 6 5 30, 3 आई हासिल, 6 6 36, 69 ये आ जाएगा, यानी कि 69 आ जाएगा, 69.0। यहाँ पर कितना है 60, यानी कि उसको कुल मिलाकर कितना लाभ हो चुका है। देखो 60 का ये हमने निकाला 69, देखो इनको मल्टीप्लाई करने से है ना 69 नहीं आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को 5 से किया तो 30 आया, 3 आंसर, 6 6 36 और 3 कितना आया 39 आया है, और यहाँ पर लग जाएगी आपकी पॉइंट। तो अब यदि आप इनको जोड़ते हो तो कितना आता है, आपका आ जाएगा आंसर, एक तो 9 आ जाएगा, तो ये पॉइंट के बाद में तो केवल जीरो है तो उसको गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये 9 और जीरो को जोड़ा तो 9 आ गया, 3 और 6 को जोड़ा तो कितना आ गया 9 आ गया। तो आय कितनी हो चुकी है उसको, 99 रुपए की उसको आय हो चुकी है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा जो पेपर है वो हो चुका है समाप्त। और ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना। बाकी आपको यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ।